Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this lecture are given in the description. So today's lecture is about kinetics and mechanism of reactions of coordination complexes, and this is the part 1 of the current lecture series. सो इस करंट लेक्चर सीरीज़ में और इस करंट लेक्चर में हम डेवलप करेंगे अ रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक्स एंड अ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर आप देखें कि जो कैटलिस्ट का रोल है वो वही रोल है जो कि एंजाइम्स का बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है। जैसे एंजाइम्स बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और एंजाइम्स के अंदर एक मेन एक्टिव साइट होती है और उस एक्टिव साइट में मेनली सेंट्रल जो रोल प्ले करता है वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है। इसी तरह जो नॉर्मल केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें बहुत सारे कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और कैटलिस्ट में भी एक पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पर वो रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होता है। तो उस साइट पर जो मेन रोल प्ले करता है वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है। तो इसकी एग्जांपल है कि वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं इन्हीं मैकेनिज़म्स और वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलिस्ट पर। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें ये ओलिफिन है, और इसमें हमने ऐड करना है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और हमने ये एक एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर, दिस रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो है वो एक कैटलिस्ट का पार्ट है, और अगर हम इस पूरे कैटलिस्ट को देखें तो इस पूरे कैटलिस्ट का जो है वो ये स्ट्रक्चर है कि ये टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्राइड एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। दिस एक्ट एज एन कैटलिस्ट, और ये जो है इसमें जो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है वो यही सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, जो कि इस ओलिफिनिक कंपाउंड को अल्टीमेटली इस एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ फर्दर ये जो एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट है, ये आगे हम बहुत सारी जो है वो और प्रोडक्ट्स बनाने में इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ कोबाल्ट लिखा है। द रीज़न इज़ दैट कि इस कैटलिस्ट में जो मेन एक्टिविटी है वो इसी कोबाल्ट के एटम और आयन ने जो है वो परफॉर्म की है। नो इसी तरह की एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें ये अगेन एक ओलिफिन है, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे और इसको इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड। तो प्लेडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड जो है वो इस रिएक्शन में ये जो है वो रोल प्ले करें एज अ कैटलिस्ट का, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन। तो अगर हम इस प्रोसेस को जनरली देखें तो दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज वेकर प्रोसेस, और इसमें जो कैटलिस्ट था वो रिएक्टेंट के साथ मिलकर यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना रहा है। दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। पहले ये बनेगा और फिर जो है ये फाइनली जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये है विच इज़ सम ओलिफिनिक कंपाउंड और एल्डिहाइडिक कंपाउंड। नो इस इमेज में हम देखते हैं कि हाउ एन एंजाइम वर्क्स। तो अगर आप देखें कि ये एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में दिस पोर्शन इज़ नॉट इन्वॉल्व, और ये आपका सबस्ट्रेट है, या आप ये कहेंगे कि नॉर्मल केमिस्ट्री में ये वो रिएक्टेंट्स हैं जो कि इसकी सरफेस के ऊपर इस जगह पर आकर अटैच होंगे। ये जो मेन साइट है दिस साइट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव साइट, और नॉर्मल कैटलिस्ट में इस एक्टिव साइट पर जो मेन स्पीशी इन्वॉल्व होती है वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। और ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो है इट बिलोंग्स टू सम ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, और सम मेटल एटम और आयन ऑफ बिलोंग्स टू पीरियोडिक टेबल। तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के टॉपिक में हम ये कैटलिस्ट को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो जिस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम वर्क करता है, इसी तरह नॉर्मल केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वर्क करता है। तो एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट को इस जगह पर फिट होने देगा, और फिर जो है फाइनली ये सबस्ट्रेट जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें ये एक्टिव साइट इन्वॉल्व है। तो एक्टिव साइट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो इस जगह पर सिर्फ वही सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा जो कि इस एक्टिव साइट के कंपैटिबल होगा। अदर जो
सबस्ट्रेट हैं दे विल नॉट फिट इन दिस प्लेस और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस तरह नॉर्मल जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें इस एक्टिव साइट पर सेंट्रल मेटल एटम और आयन होते हैं, और हर एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को जो है उसको अपनी सरफेस के ऊपर अटैच करेगा और फिर उस रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाने के बाद एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो हर कोई कैटलिस्ट जो है वो हर एक रिएक्शन के लिए नहीं होता। तो दीज आर सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द रिएक्शंस। एक में वो है कि जिसमें एक कैटलिस्ट जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना देगा विच इज़ कॉल्ड एज के सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, और एक जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें एक कैटलिस्ट सिर्फ एक जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक कैटलिस्ट। एक और बहुत एक्साइटिंग एग्जांपल है जिसमें कि हम पॉलीइथाइलिन जो है वो बनाते हैं बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, एंड दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम इज आल्सो कॉल्ड एज ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेचुरल रबर या प्लास्टिक मटेरियल जो था, नेचुरल रबर जो था उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई थी, तो आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो है वो बनाने के लिए कैटलिस्ट को जो है वो डेवलप किया गया। एक्चुअल प्रॉब्लम वाज दैट कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ दिस कैटलिस्ट जो प्रोडक्ट बनती थी, जो ओलिफिनिक कंपाउंड से जो है हम पॉलीमर्स बनाते थे, दे वर प्रोड्यूस्ड इन वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। तो हाई प्रेशर जो है दैट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन की ज़रूरत है रिएक्टेंट्स की, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमें रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो कंबाइन करने पड़ रहे थे और प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बन रही थी। तो इंडस्ट्रियली ये एक वायबल प्रोसेस नहीं है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर मीन्स कि इंडस्ट्रियली हमें फ्यूल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, एंड सेकंड है कि जब हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस करेंगे तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी या हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के अलावा और बहुत सारी साइड प्रोडक्ट्स बनेंगी, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो आइडियल कंडीशन ये है कि रूम टेम्परेचर पर एंड कम प्रेशर पर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट मिले। तो दैट इज़ वाई एट दिस टाइम हमने जो है ये ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो उसकी डिस्कवरी हुई, और उसके बाद जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया और जितनी भी प्रोडक्ट्स थी यानी कि अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इथीन जो है वो पॉलीइथाइलिन में जो है वो कन्वर्ट हुई है बाय यूजिंग दिस कैटलिस्ट, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर जो है ये प्रोडक्ट बनी है। और फिर पॉलीइथाइलिन जो है वो आपको पता है बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स में यूज़ होता है। तो दिस कैटलिस्ट वाज कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, एक तो है ये एल्यूमिनियम और एक ये है टाइटेनियम। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टाइटेनियम ट्राई टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईअल्काइल एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स। तो ये आपस में कंबाइन करके ये देखें अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर टाइटेनियम जो है वो 4 कोऑर्डिनेटेड है और यहाँ पर दिस इज़ मेकिंग एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस कैटलिस्ट की ये भी इंपॉर्टेंस है कि मेटल और कार्बन के दरमियान जो है वो एक मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक साइड जो है वो एम्प्टी है, इस एम्प्टी साइड पर जो हमारी इथीन है वो आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगी, और यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलेगा, एंड दैट विल कन्वर्ट दिस इथीन इनटू दिस पॉलीमर, और आखिर में ये चेन की जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगी। तो इस जगह पर जो पॉलीमर की चेन है वो लंबी होती जाएगी, न्यू जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर आकर अटैच होती जाएंगी या न्यू इथीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच होते जाएंगे, और इस तरह ये पॉलीइथीन जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो निकलती रहेगी। तो दिस वाज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ट्राईअल्काइल अमोनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इस कैटलिस्ट के रिज़ल्ट में जो है वो हमें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर जो प्लास्टिक मटेरियल था वो बनना स्टार्ट हुआ। कैटलिस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंडस्ट्री में प्ले कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द यूज़ ऑफ दीज मॉलिक्यूलर complexes, it is necessary to know some more details about the reaction procedures or processes. So that is why we are currently reading this lecture. So अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शंस को देखें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है
उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. नंबर वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट, और थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑन द हीट इवॉल्व्ड एंड द disorder produced or the entropy of the system. A favorable heat or entropy change is the necessary condition for the reaction to occur. देखिए वो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हमने उसको वायबल बनाना है, फिजिबल बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट ऑन पेपर आइदर दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल और नॉट. तो अगर हम इसको थर्मोडायनामिकली देखें तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसमें ये डेल जी जो है दैट शुड बी नेगेटिव और गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव. जो डेल जी जो है वो नेगेटिव कब होगी? व्हेन एवर द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज़ नेगेटिव. डेल एच जो है जब एंथैल्पी सिस्टम में से निकलेगी तो नेगेटिव साइन आएगा, तो रिजल्टेंटली डेल जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और रिएक्शन जो है अगर एक्सोथर्मिक होगा तो दैट विल बी स्पॉन्टेनियस, और हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो ईजिली या फिजिबल होगा. इसी तरह अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर टी मल्टीप्लाइंग बाय डेल एस, और डेल एस जो है वो एंट्रोपी और द डिग्री ऑफ रैंडमनेस है. अगर ये डेल एस पॉजिटिव होगी तो ये टी डेल एस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो अगेन डेल जी जो है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो जो रिएक्शन है इट इज़ फिजिबल ऑन पेपर. सो थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट जो है वो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी जो है वो उसको डील करता है, और ओवरऑल रिजल्ट में अगर डेल जी जो है वो नेगेटिव होगा तो रिएक्शन इज़ फिजिबल. हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है. वेयर एज द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ द काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. और जो रिएक्शंस हैं दे ऑकर एट अ वैरायटी ऑफ स्पीड, सम आर स्लो, सम आर रैपिड एंड सम आर एट ऑकर्स एट मॉडरेट रेट. तो इस तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं दीज टू फैक्टर्स. नंबर वन इज़ दी थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट एंड द सेकंड इज़ दी काइनेटिक एस्पेक्ट. तो हमने ये देखा है कि जो रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फेवरेबल हैं और स्पॉन्टेनियस हैं वो जो है वो रैपिडली टेक्स प्लेस होते हैं, एंड दोज रिएक्शंस विच आर नॉट स्पॉन्टेनियस और वो स्लोली जो है वो टेक्स प्लेस होते हैं. हाउएवर स्पीड ऑफ द रिएक्शन का थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट से वैसे जो है वो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो नहीं है. तो हम इस चीज़ को जो है वो आगे भी उसको ज़रा डिटेल से हम देखेंगे. स्टूडेंट्स एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एंथैल्पी. जब ये डेल एच पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स कि सिस्टम जो है वो उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, एंड डेल एच इज़ नेगेटिव तो सिस्टम जो है वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है. तो अगर एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ग्रास करना इस स्टेज पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एज वी डिफाइन दैट एंट्रोपी इज़ कॉल्ड एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. तो अगर प्रोडक्ट जब बन रही है वो उसमें जो है वो एक रैंडमनेस आ रही है, तो दिस रैंडमनेस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल एस, और जब ये पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो डेल जी नेगेटिव होगा. अब रैंडमनेस से क्या जो है वो हम डिराइव करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास, ओलिफिन है, ये कार्बोनाइल है और ये हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो बन रही है. तो जब प्रोडक्ट बन रही है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैसे इंक्रीज हो रही है, दिस इज़ द क्वेश्चन. अब देखें यहाँ पर नेचुरली ये इथाइलिन थी हमारे पास, ये हमारे पास कार्बोनाइल था, ये हाइड्रोजन था. तो इसमें ये सारे रिएक्टेंट्स एक ऑर्डर में थे, नेचुरली इनकी एग्जिस्टेंस थी. लेकिन जब हमने इनको फोर्स करके एक प्रोडक्ट दूसरी में चेंज कर लिया है, नाउ इसमें एनवायरनमेंट चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल ये थाइलिन थी, इसके इर्द गिर्द और भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, सिमिलरली कार्बोनाइल है, इस तरह हाइड्रोजन है. लेकिन हमने इन सबको कंबाइन करके एक ये प्रोडक्ट जो है वो बनाई है, और इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है या इसके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. तो हमने ये एक नई जो है वो एक प्रोडक्ट बना के जो एनवायरनमेंट था केमिकल रिएक्शन का या उसके इर्द गिर्द जो चीज़ों की अरेंजमेंट थी वो हमने चेंज की है. सो इट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ डिस्टर्बेंस, एंड दिस डिस्टर्बेंस और जो ऑर्डर में जो है वो डेफिशिएंसी हुई है, और वी कॉल्ड एज दिस डिस्टर्बेंस आल्सो अ रैंडमनेस. सो दिस रैंडमनेस इज डिफाइंड एज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. तो एंट्रोपी जब बढ़ेगी तो प्रोडक्ट बनेगी, और दिस इज़ व्हाट द सेकेंड aspect or the entropy effect of the thermodynamic aspect of a chemical reaction. In other words, I want to explain here that a reaction can be exothermic but it can be slow. On the other hand, a reaction can be endothermic and it can be fast. But normal routine exothermic reactions are fast and endothermic reactions are slow.
तो इसकी एक एग्जांपल है, अगर आप देखें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव वाटर, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाउएवर ये रिएक्शन जो है उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब और स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि हम इसको इग्नाइट ना करें। इसी तरह अगर आप देखें कि जो साल्ट है जब वो डिज़ोल्व होता है तो ये एक एंडोथर्मिक है कि रिएक्शन जो है उसको हीट जो है वो हम सप्लाई करते हैं, बट दिस रिएक्शन ऑकर्स एट अ रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर भी ये जो है वो रैपिडली इसकी जो है वो ऑकरेंस हो जाती है। तो थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट इज क्वाइट डिफरेंट, नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम द काइनेटिक एस्पेक्ट बट इट हैज़ नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो दोनों जो है वो चीज़ें डिफरेंट हैं और हम इनको डिफरेंट ही लेकर जो है वो चलते हैं। सो अगर हम देखें कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ बाय विच द रिएक्शंस आर ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोडक्ट्स एंड दिस पाथ इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो अगर एक रिएक्शन जो है वो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल है तो अब उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स किस रास्ते के ज़रिए, किस पाथ के ज़रिए प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, और दैट पाथ इज़ कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो अगर हमें मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का पता है तो इसका मतलब है हम रेट का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये स्लो होगा, मीडियम पेस पर होगा या फास्ट होगा। इन अदर वर्ड्स, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हमने अपनी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करना है तो वो ये है कि अगर हमें रिएक्शन का रेट पता चल जाए तो वी कैन डिराइव अ मैकेनिज्म फ्रॉम दैट रेट। तो मैकेनिज्म की इन्फॉर्मेशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप देखें यहाँ पर हमने देखा है कि वैक्टर प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट जो है वो बन रहा है एंड दिस इंटरमीडिएट इज़ अ मिक्सचर जिसमें कैटलिस्ट का पोर्शन भी इन्वॉल्व है और जिसमें रिएक्टेंट भी जो है वो इन्वॉल्व है। नो दिस इंटरमीडिएट विल डिसाइड कि आगे जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगी। इस इंटरमीडिएट को हम आगे चलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। अगर हमें इस इंटरमीडिएट के स्ट्रक्चर का पता है तो इट मीन्स वी नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, और फिर इस इंटरमीडिएट में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं एक्चुअली दे आर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हमें रेट से मैकेनिज्म का पता चल जाए तो हम जो प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट के कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हम अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसके रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको वायबल कर सकते हैं इंडस्ट्रियली। तो अगर हमने किसी भी प्रोसेस को इंडस्ट्रियली वायबल करना है और प्रोडक्ट जो है वो उसको मार्केट में लेके आना है, सो इट शुड बी ए नॉट कि हमें उस पर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगानी पड़े, तो एट द एंड वो फाइनेंशियली वायबल होनी चाहिए। एंड सेकंड ये है कि उसका रेट भी हाई होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें एक प्रोडक्ट जो है वो बना लिया लेकिन उसको प्रोसेसिंग उसकी इतनी है कि प्रोडक्ट फिनिश होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो हम चाहते हैं कि वी हैव अ कंट्रोल ओवर रेट। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एक प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लेकर आते हैं। तो अगर आप देखें कि हमने ज़िगलर नाटल कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट पॉलीथाइलिन बना ली है, एंड इट वाज सो मच ग्रेट अचीवमेंट कि जितना भी प्लास्टिक मटेरियल है और जितने भी आर्टिफिशियल मैन मेड आगे प्रोडक्ट्स हैं वो इसी कैटलिस्ट के ज़रिए बनाई गई। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस व्हेन वी हैव कंट्रोल ओवर द रिएक्शन रेट एंड वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही इन्हांस नहीं कर सकते बल्कि प्रोडक्ट इटसेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।